हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम यहाँ पे अक्टूबर मंथ की सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ को कवर करेंगे। नंबर ऑफ न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए आज का सेशन काफ़ी लेंदी हो सकता है। लगभग 1 आवर या फिर कह सकते हो कि 1 आवर 30 मिनट का लगभग ये लेक्चर रहने वाला है। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और आपको यहाँ पे सभी अक्टूबर मंथ की सभी बैंकिंग न्यूज़ यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और जहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म होगी जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उन टर्म्स को भी समझते हुए जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अमलगमेशन से, एक मर्जर से। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अमलगमेशन ऑफ राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड एंड मलाड सहकारी बैंक लिमिटेड के अमलगमेशन की परमिशन दे दी है, उसको अप्रूव कर दिया है। और ये 23 सितंबर 2024 से इफेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। द ब्रांचेस ऑफ द राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड विल ऑपरेट एज अ ब्रांचेस ऑफ मलाड सहकारी बैंक लिमिटेड। जैसे कि आज हम इलाहाबाद बैंक की जो ब्रांचेस है उनका नाम आप इंडियन बैंक के नाम से देखते हैं, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। The scheme has been approved in the exercise of its power conferred under the subsection 4 of the section 44A. Read with the section 56 of the Banking Regulation Act. अब इतने सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आरबीआई के पास ये पावर होती है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कि वो दो बैंक्स का अमलगमेशन कर सकती है। सिंपल। तो किन दो बैंक्स का अमलगमेशन हुआ है? राजापुर सहकारी बैंक लिमिटेड एंड मुंबई बेस्ड मलाड सहकारी बैंक लिमिटेड। डन। नेक्स्ट, अब पेयू ने लॉन्च किया है भारत का पहला बायोमेट्रिक भुगतान प्रमाणीकरण समाधान। मतलब जब आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो उसके पहले एक बायोमेट्रिक भी होगा। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे हम जो फ्रॉड्स होते हैं, जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उनको हम स्टॉप कर सके, थोड़ा सा कम कर सके। तो पेयू, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, हैज इंट्रोड्यूस अ इंडस्ट्री फर्स्ट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट, फ्लैश पे। ठीक है, तो अगर आप कार्ड पेमेंट करते हैं तो उसके पहले बायोमेट्रिक होगा। इसका पर्पस यही है कि पेमेंट एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करना, ट्रांजैक्शन रेट्स को इंप्रूव करना और ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी को इनहांस करना। ठीक है, रिसेंटली हुआ क्या था? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ था। तो इस ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में पेयू ने अपने इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का काम किया है। ठीक है, फ्लैश पे वॉज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड एट द जीएफएफ। जीएफएफ का मतलब यहाँ पर किस बात से है? ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उस समय इसको लॉन्च किया गया है। पेयू का फॉर्मेशन 2002 में किया गया था और नीदरलैंड की कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अगर हम इसके सीईओ के बारे में बात करते हैं तो अनिर्वन मुखर्जी इसके सीईओ हैं। अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कई सारी और भी स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई हैं, जैसे कि स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इन्होंने पहला ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब स्पेशली जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं सकते लेकिन ब्रेल भाषा में पढ़ना लिखना जानते हैं, तो पहली बार ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है स्पेशल केयर गोल्ड। किसने किया है? स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस सेक्टर ने या इंश्योरेंस कंपनी ने। नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इन्होंने दावा सूचक लॉन्च किया था। फिर अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अवीवा सिग्नेचर लॉन्च किया, इंक्रीजिंग इनकम प्लान। सुपर स्टार, ये स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और पॉलिसी बाजार का एक इनिशिएटिव है। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिक्विड प्लस फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है ओईसीडी। ओईसीडी अगर हम बात करते तो इन्होंने इंडिया की जीडीपी को फॉरकास्ट किया है और इनके अकॉर्डिंगली भारत का जो ग्रोथ है वो 6.7% होगा FY25 में और 6.8% होगा आपका FY26 में। ओईसीडी, इसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके प्रोजेक्शन क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इनका प्रोजेक्शन 6.7% का है एंड फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इनका प्रोजेक्शन 6.8 का देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत की जीडीपी को प्रोजेक्ट किया है। इन्होंने कहा है कि FY25 में इंडिया की जीडीपी 7% होगी, वहीं FY26 में इंडिया की जीडीपी 7.2% आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे
अभी कुछ समय पहले जीएसटी काउंसिल की मीट हुई थी और जीएसटी काउंसिल की मीट में कई सारे फैसले लिए गए थे। अभी हम उस मीटिंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जीएसटी काउंसिल ने सेटअप क्या किया है, जीओएम। जीओएम मतलब आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, एक ग्रुप मिनिस्टर्स का ओपन किया है, एक सेटअप किया है ऑन द कंपनसेशन सेस। अब यहाँ पे देखेंगे हुआ क्या था। जब हमारे देश में जीएसटी को लेकर हम आए तो काफी सारे जो स्टेट थे वो नाराज हुए कि उनको लॉसेस होंगे, उनको घाटा होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी आपको लॉसेस होते हैं उसको कंपनसेट हम करेंगे और हम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फंड देंगे जीएसटी में जो भी लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनसेशन सेस उन्होंने इम्पोज करना शुरू किया। सेस क्या होता है, तो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम एक तरीके से सेस कहते हैं, जो स्पेशली पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी स्पेशल कॉज के कारण लगाया जाता है। ठीक है। अब जीएसटी को अप्लाई हुए बहुत समय हो चुका है, तो क्या कंपनसेशन सेस जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए 2026 के बाद या इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, तो इस पर डिस्कशन किया जाना है। क्योंकि जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था तब डिसाइड किया गया था कि 2026 तक ये कंपनसेशन सेस आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद एक रिपोर्ट, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी, मतलब अभी की नहीं है, बहुत जल्दी 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। The Goods and Service Tax Council has set up 10-member GOM headed by the Minister of State for Finance पंकज चौधरी। पंकज चौधरी जी इस समिट को या इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग है उसको चेयर कर रहे हैं, उसके लीडर हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या यहाँ पे जो लग्जरी आइटम्स वगैरह पे हम कंपनसेशन सेस लगाते हैं 2026 के बाद, क्या वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पे डिस्कशन किया जाएगा और ये लोग अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर तक सबमिट करेंगे। क्लियर हुआ इतनी चीजें। अब अगर हम बात करते हैं कंपनसेशन सेस के बारे में, तो मैंने सारी बातें आपके साथ डिस्कशन कर ही लिए हैं। अगर हम जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करें तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए में आपको जीएसटी काउंसिल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जीएसटी काउंसिल क्या करती है, इनकी एनुअली या फिर कह सकते हो कि बार बार इनकी मीटिंग्स होती हैं और रिकमेंडेशन देती हैं अबाउट द टैक्स रेट, क्या एग्जेम्पशन होना चाहिए और अलग अलग मैटर पे सजेशन देने का काम करती है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को हमेशा और हमेशा हेड कौन करता है, जो हमारे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसे हेड करते हैं। जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन अंडर द आर्टिकल 279 क्लॉज सब क्लॉज ए के अंदर किया गया है और 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में किया गया था, जिसके बाद यहाँ पे कहा गया था कि जीएसटी लगने से 60 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। ठीक है। अब जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी की आपको अलग अलग टैक्स स्लैब देखने को मिलते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च किया है सुगम ऋण भुगतान योजना फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ द रिटेल एनपीए। अब यहाँ पे अगर किसी का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है, तो यहाँ पे आईडीबीआई बैंक उनको वन टाइम सेटलमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपके बहुत ज्यादा एनपीए हो चुका है तो एक बार हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसको सेटल कर लेते हैं। तो इसलिए सुगम ऋण भुगतान योजना को लॉन्च किया गया है। किसने, आंसर हो जाएगा आपका आईडीबीआई बैंक ने। आईडीबीआई बैंक का फॉर्मेशन 1 जुलाई 1964 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा है और इसकी टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रिटेल एनपीए है, तो यहाँ पे अगर आपका एनपीए 0.1 करोड़ से लेकर अप टू 10 करोड़ रुपीस तक का है तो आपको सेटलमेंट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम कब एंड होगी, तो मार्च 2025 में आपको ये स्कीम एंड होते हुए दिखाई देगी। एनपीए क्या होता है, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है। अगर आप बैंक से लोन या एडवांस लेते हैं और आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाते और 90 डेज हो जाता है तो आपका वो मतलब बैंक के लिए वो असेट क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। डन। ठीक है। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। उसके पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये जो बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन है अक्टूबर मंथ की, और इसके साथ साथ इसमें 150 क्वेश्चन भी है, 150 एमसीक्यूज भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपके हर एक बैंकिंग एग्जाम, आप अदर जो भी
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एग्जाम्स को देते हैं, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को देते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से? पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पर जाना, मैगजीन वाले सेगमेंट में जाना और वहां से आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? ये पूरी पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको काफी सारी न्यूज देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ 150 एमसीक्यू भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे हम बात करेंगे। आरबीआई ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस इन स्मॉल फाइनेंस बैंक इन बेंगलुरु। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक दिन की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक के जितने भी डायरेक्टर हैं वो सभी यहाँ पे इनवाइट किए गए थे बेंगलुरु में। और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? गवर्नेंस इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ड्राइविंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आपको इसकी थीम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे, इन्होंने बेसिकली सभी डायरेक्टर को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया कि किस तरीके से हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के मार्केट को ग्रोथ कर सकते हैं, डिपॉजिट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और जो भी रिस्क है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो अनबैंक्ड एरिया है, जो अंडर सर्व्ड एरिया है, वहां पर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिलेंगे। और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं वो रजिस्टर होते हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इन्हें लाइसेंस दिया जाता है अंडर द सेक्शन 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर इन्हें लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती हैं? कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है उसके लिए मैंडेटरी होता है कि आपके 25% जो ब्रांचेस होंगे वो रूरल एरिया में होंगे और 50% आप अपना जो लोन प्रोवाइड करेंगे वो एमएसएमई सेक्टर को आपको लोन प्रोवाइड करना है। मिनिमम नेट वर्थ जो है वो शेल बी 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, और उसके बाद 5 सालों में आपको इसको इंक्रीज करके 200 करोड़ रुपीज करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। इसके अलावा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 15% ऑफ इट्स रिस्क वेटेज असेट होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आरबीआई एट 90। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, उसकी 90th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, इसलिए आरबीआई एट 90 में इंटर इंस्टीट्यूशन क्रिकेट टूर्नामेंट को होस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ये जो इंटर इंस्टीट्यूशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है कहां पर हुआ? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में आपको ये टूर्नामेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें इंडियन प्लेयर्स ने और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ आपस में कंपटीशन हुआ। टोटल यहाँ पे 20 ओवर फॉर्मेट में इस मैच को खेला गया था। ठीक है, और यहाँ पर जीत किसकी होती है? इस टूर्नामेंट का जो फाइनल खेला गया था वो एसपीजे कार्गो एंड द बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में हुआ था, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। और एसपीजे कार्गो इस टूर्नामेंट को जीत गई है। क्लियर रहती चीजें। इसके अलावा आरबीआई ने एक कॉइन भी इशू किया था जो कि 99.99% सिल्वर प्योरिटी का कॉइन यहाँ पे इशू किया गया है। नेक्स्ट है एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद सिंगापुर एयरलाइंस। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और दोनों ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? क्रिश फ्लेयर एसबीआई कार्ड। तो ये जो है वो एयरपोर्ट सिंगापुर एयरलाइंस के साथ लॉन्च किया गया पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इंडिया में। ये 2 वेरिएंट में या 2 वर्जन में अवेलेबल है, क्रिस फ्लेयर एसबीआई कार्ड एंड क्रिस फ्लेयर एसबीआई कार्ड एपेक्स। ठीक है, इसके किसके लिए है? ये बेसिकली जो फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं उनके लिए इस फीचर को लॉन्च किया गया है। ओके, इसमें पर जो इंडिविजुअल या सब्सक्राइबर होते हैं, कार्ड होल्डर होते हैं, वो अप टू 80,000 रुपीज और ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टेंट एसआईपी वाया स्मार्ट वेल्थ ऐप। तो स्मार्ट वेल्थ ऐप किसका है? एचडीएफसी बैंक का है। तो इसमें अगर कोई भी इंडिविजुअल है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहता है, इमीडिएट एक्शन लेना चाहता है और मार्केट की जो फेवरेबल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इमीडिएट एक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए स्मार्ट वेल्थ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, अगर हम एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं तो 1994 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। हसमुख भाई पारेख इसके फाउंडर है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएगा। एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है। चेयरमैन का नाम अतानु चक्रवर्ती है और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब देखेंगे यहाँ पर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये अभी तक ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका था अक्टूबर मंथ में 692.3 मिलियन
बिलियन। तो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंटिन्यू टू राइज फॉर द सिक्स्थ स्ट्रेट वीक टू रिकॉर्ड हाई ऑफ $692.3 बिलियन एज ऑफ सितंबर 20। ये हमारा फॉरेक्स है, जिसमें हमारा जो गोल्ड रिजर्व है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व में आपके गोल्ड भी आता है, आपका एसडीआर भी आता है, आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, तो काफी सारी चीजें आपके फॉरेन रिजर्व के फॉर्म में आती हैं। तो जो गोल्ड रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हैं $62.9 बिलियन से इंक्रीज होकर 63.6 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये भी आपको $18.5 बिलियन देखने को मिलेगा। गोल्ड जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में। ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, इसको सेंट्रल बैंक या हमारा जो आरबीआई है इसको मैनेज करती है। हमारा जो फॉरेक्स होता है वो फॉरेन करेंसी, बॉन्ड्स, गोल्ड, ट्रेजरी बिल के फॉर्म में होता है, एसडीआर के फॉर्म में होता है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एसबीआई ईआरडी रिपोर्ट, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश की है, और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, प्रीकर्सर टू सेंसस 2024, द फाइन प्रिंट ऑफ रैपिडली चेंजिंग नेशन। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन लगातार अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कम हो रही है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारी डिक्रीज ग्रोथ रेट है, मतलब जिस तरीके से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वो 2.2% थी 1971 में, और ये 1% आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन आपको देखने को मिल रही है 1% इन 2024। इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडिया की अभी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो 130 से 142 करोड़ है इन 2024। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो सदर्न स्टेट है, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उनका जो ट्रेंड है पॉपुलेशन का वो डिक्लाइन हो रहा है, दिस इज गुड। बट यहाँ पे जो नदर्न स्टेट है, जैसे कि यूपी है, बिहार है, उनमें कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये बात भी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा है, जो मीडियन है, मतलब हमारे देश की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो पहले 24 ईयर्स थी, और अब ये 29 ईयर्स आपको देखने को मिल रही है। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है, बट स्टिल इंडिया यंगेस्ट नेशन है ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब इसमें यह भी मेंशन किया गया है, जो एल्डरी पर्सन है, जिन मतलब जो सीनियर सिटीजन है, उनकी पॉपुलेशन ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगी, तो वो 10.7% से ग्रोथ हो रही है। केरला जो है उसमें मैक्सिमम पर्सन, केरला जो है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, केरला में 16.5% जो टोटल पॉपुलेशन का एल्डरी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी, फॉलोड बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। ठीक है, और क्या बोला है इस रिपोर्ट में, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, उसके बारे में भी बात की कि वर्किंग एज पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है हमारे देश में, ये 60.7% आपको देखने को मिलेगी 2021 में। और वहीं जो प्रोपोर्शन है चिल्ड्रंस का इन द एज ऑफ 0 to 14 ईयर्स, वो आपको देखने को मिलेगा 24.3% इन 2024। ठीक, नेक्स्ट है एनआईपीएल। एनआईपीएल एंड त्रिनिदाद एंड टोबैगो पार्टनर टू द डेवलप यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम। ये यूपीआई को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं अपनी कंट्री में, लेकिन यूपीआई जैसा फास्ट पेमेंट सिस्टम को जरूर डेवलप करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, चलिए इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। एनआईपीएल क्या है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Trinidad and Tobago sign an agreement to develop UPI like infrastructure payment system। इसके लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जा रहा है, और ये पहला कैरेबियन कंट्री बन चुका है जो कि यूपीआई जैसे सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, पीएनबी इंट्रोड्यूस मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रेवल कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। अब यहाँ पे एक सिंगल कार्ड, और उस सिंगल कार्ड में आप मल्टीपल करेंसी में ट्रांजेक्शंस कर पा रहे हैं। तो ये जो कार्ड है वो अलाउ करता है यूजर को कि वो लोड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल करेंसी ऑन द सिंगल कार्ड। तो पीएनबी मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रेवल कार्ड जो है वो 6 फॉरेन करेंसी को सपोर्ट करता है, जिसमें डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, दिरहम, फिर कैनेडियन डॉलर और सिंगापुर डॉलर इसमें इंक्लूड है। ठीक है, द कार्ड में बी इशूड अगेंस्ट द कैश ऑफ एन अमाउंट बिलो द 50,000 रुपीज, और अगर कार्ड चोरी हो जाता है, मिसयूज होता है, तो उस पे आपको अप टू 3.5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। डन, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे हम। अगली न्यूज है, बॉब कार्ड एंड रुपे पार्टनर टू लॉन्च ईएमआई फीचर ऑन यूपीआई पेमेंट। तो ऐसा किया जाए कि क्यों ना
हम यहाँ पे लोन ले लें और ईएमआई के फॉर्म में अपना लोन पेमेंट कर दें, वो भी यूपीआई से। तो इस फीचर को लॉन्च किया गया है बॉब कार्ड ने। बॉब कार्ड लिमिटेड जो कि होली ओन सब्सिडरी है, जो कि एक सब्सिडरी है, सहायक कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, और उन्होंने रुपए के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पर बोला है कि हम लोन प्रोवाइड करेंगे और आपका जो ईएमआई इक्विटेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फीचर हम देंगे आपको यूपीआई पेमेंट पे, तो जिससे इजिली आप कोई भी सामान परचेस करोगे और यूपीआई से उसकी पेमेंट कर दोगे। फॉर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे कुछ और बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट हुए हैं। कौन कौन से? फेडरल बैंक और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के बीच में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में, कर्नाटका बैंक एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के बीच में, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और एडलविश लाइफ इंश्योरेंस के बीच में, सीएसबी बैंक एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बीच में, एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बीच में, इन बैंक्स के बीच में बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि ये जो जैसे कि फेडरल बैंक है, तो फेडरल बैंक की जो भी ब्रांचेस है वो अपनी ब्रांचेस में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो बेचेगा अपने कस्टमर को। ठीक है, ये एग्रीमेंट बेसिकली साइन हुआ है। चलिए अब अगली कहानी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। पहले इस टर्म को थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई व्हीकल परचेस किया, फॉर एग्जाम्पल कोई कार ही परचेस की, तो आप कार जब शोरूम से निकालने से पहले ही आप उस कार का इंश्योरेंस कर लेते हो। इंश्योरेंस क्यों करते हो? अगर फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको पूरे लॉसेस ना हो, वो इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो आपको कंपनसेट करेगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म होता है जिसका नाम होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब कोई कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी, और कंपनी को चाहिए है फंड, और लॉन्ग टर्म वो यहाँ पे चाहता है कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए उसको फंड दे दे। तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनीज होती हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती हैं। एक्स वाई जेड कोई कंपनी थी, उसको चाहिए है 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए के उसने बॉन्ड इशू किए, और मैंने वो 1 लाख रुपए के बॉन्ड खरीद लिए 10 सालों के लिए। इसको आप क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। अब वो जो एक्स वाई जेड कंपनी थी, उसकी माली हालत ठीक नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है यार कि वो लॉसेस में है, और कहीं ऐसा ना हो 10 साल बाद तक ये कंपनी बंद ना हो जाए, और या फिर 10 साल बाद ये कंपनी लॉसेस में है तो मेरे पैसे को ये वापस ना कर पाए, तो मुझे यहाँ पे रिस्क लग रही है। तो मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी यहाँ पे सीडीएस। सीडीएस एक अलग फर्म होती है जो कि कंपनी के साथ एग्रीमेंट नहीं करती, वो हमारे साथ एग्रीमेंट करती है। जैसे कि आपने जब कार का इंश्योरेंस कराया, तो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया, और बदले में आप क्या करते हो? प्रीमियम अमाउंट पे करते हो। अगर कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कंपनी कंपनसेट करेगी, क्योंकि आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया है। तो वैसे जब मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को परचेस किया और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा पैसा 10 साल बाद मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या जो सीडीएस होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे बॉन्ड के लिए इंश्योरेंस करते हैं। अगर वो कंपनी डूब जाती है, वो कंपनी हमें पैसा नहीं दे पाती है 10 साल बाद, तो ये जो इंश्योरेंस या फिर जो सीडीएस है वो हमें पैसा देगा। बदले में हम क्या देते हैं? उसको प्रीमियम अमाउंट देते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है, राइट? तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हैज नाउ अलाउड म्यूचुअल फंड टू सेल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब म्यूचुअल फंड्स को भी परमिशन दे दी है कि आप क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कर सकते हो, जिससे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में और भी ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है, सेबी ने सर्कुलर पास किया है अंडर द सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट 1992। Mutual fund scheme are allowed to sell CDS only within the scope of investing in the synthetic debt security backed by the cash government security और the T-bill। अगर हम सेबी के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी सेबी का फॉर्मेशन होता है, बट हमने सेबी एक्ट 1992 में पास किया था और सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मधाबीपुरी बुच पहली आपको लीडर या लीड देखने को मिलेंगी सेबी को, जिन्होंने सेबी को लीड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करती है। चलो नेक्स्ट। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $50 मिलियन का लोन अप्रूव किया है टू स्ट्रेंथ वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन द मेघालय इंडिया। तो मेघालय में अब जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे थोड़ा सा क्लाइमेट आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, फ्लड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज से बचाव करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $50 मिलियन का लोन सेक्शन किया है।
अगर हम एशियन डेवलपमेंट के बारे बैंक के बारे में बात करें तो इन्होंने कई और भी लोन सैंक्शन किए हैं, जैसे कि इन्होंने $240 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है, किसके लिए? रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया, जिससे हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और एक्सपांड कर सकें। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डिसाइड किया कि आने वाले 4 सालों में पाकिस्तान को $8 बिलियन का लोन प्रोवाइड करेंगे 2024 से 2027 तक। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने FY25 के लिए इंडिया की जीडीपी 7% फोरकास्ट की है, वहीं FY26 के लिए 7.2% फोरकास्ट की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो फिलीपींस में मिल जाएगा। 19 दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। और अब तो आपको पता है यहाँ पर मेंबर कंट्री कितनी है, तो 69 मेंबर कंट्री आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रेसिडेंट कौन है? मासासागु आसाकावा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, उनका नाम किया है मियो ओका है। और वही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? विकास सील है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टार हेल्थ टेक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट टेलीग्राम फॉलोइंग डेटा लीक बाय द हैकर यूजिंग द ऐप चैटबॉट। अब यहाँ पे जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, इन्होंने एक कह सकते हैं लीगल एक्शन फ्रेम किया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, उसके खिलाफ, क्योंकि हैकर ने क्या किया, इनका जो यूजफुल डेटा था वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, मतलब कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने लीक कर दी है, कहां पर? टेलीग्राम में। ठीक है। द हैकर आइडेंटिफाई एज अ जेन, और जो भी ग्रुप था जिन्होंने हैकिंग की थी उसको आइडेंटिफाई किया गया एज अ जेन। ठीक है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं टेलीग्राम को कि ब्लॉक एनी चैटबॉट और वेबसाइट इन इंडिया। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। 2006 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। एंड आनंद रॉय एमडी एंड सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फेडरल बैंक ज्वाइन हैंड विद भाषिनी टू बूस्ट चैटबॉट फेडी विद अ वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, फेडरल बैंक का अपना एक जनरेटिव एआई चैटबॉट है जिसका नाम है फेडी। अब फेडी दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर सके, मतलब ऐसे लोग जो इंग्लिश नहीं समझते या हिंदी नहीं समझते, तो इसमें फेडी को और भी ज्यादा नई भाषाओं में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे जो दूसरे कस्टमर है जो कि दूसरी लैंग्वेजेस को जानते हैं वो भी चैटबॉट के साथ कम्युनिकेट कर सके। इसलिए फेडरल बैंक ने यहां पर कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? भाषिनी के साथ किया है। क्लियर है। और अब जो फेडी है वो 14 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती एटसेट्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है बजाज बिकम द थर्ड मोस्ट वैल्यूड फाइनेंशियल ग्रुप। अब बजाज ग्रुप जो है वो थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल ग्रुप बन गया है कंट्री में अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैप। अगर हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, तो अभी हम यहाँ पे इंडिविजुअल बजाज कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरे बजाज ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली बजाज ग्रुप जो है वो टॉप पर है। उसके बाद आपको यहाँ सॉरी, बजाज ग्रुप जो है वो थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे है आपका HDFC ग्रुप, सेकेंड नंबर पे ICICI ग्रुप है, और थर्ड नंबर पे आपको बजाज ग्रुप देखने को मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, इनके मार्केट कैपिटल को याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है CCI अप्रूव एक्विजिशन ऑफ भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड बाय मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मैनकाइंड फार्मा एक्विजिशन ऑफ भारत सीरम एंड वैक्सीन, मैनकाइंड फार्मा ने एक्विजिशन कर लिया है भारत सीरम का एंड वैक्सीन लिमिटेड का, और जो डील हुई है वो 13,630 करोड़ रुपीस की डील आपको देखने को मिल जाएगी, और 100% स्टैक को एक्वायर किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव $700 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व। तो इंडिया वर्ल्ड के चौथे नंबर की ऐसी कंट्री बन गई जिसका फॉरेक्स रिजर्व जो है $700 बिलियन पहुंच चुका है। इसके पहले चाइना, स्विट्जरलैंड और जापान ऐसी कंट्री हैं जिनका फॉरेक्स मोर देन $700 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस डेटा को पब्लिश किया है कि आरबीआई का जो फॉरेक्स है वो $704 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है स्मॉल सेविंग स्कीम, जैसे कि आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम होता है, आपका सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट स्कीम होता है, तो ये सब आप लोगों की स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं। और Q3 FY25 के Q3 के लिए इसकी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे सभी रेट्स मिल जाएंगे। गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट इंटरेस्ट रेट ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स इंक्लूडिंग द PPF नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन स्कीम विल रिमेन अनचेंज।
ठीक है, 1 अक्टूबर से लेकर आपका दिसंबर 2024 तक अनचेंज है। किसान विकास पत्र में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2%, पीपीएफ आपका 7.1% इंटरेस्ट रेट होगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन में आपका 7.7% इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें डन। चलिए, इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि 98%, मतलब इन्होंने क्या किया था, देखो, डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमारे देश में 2016 में। तो 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके बाद हमने क्या किया था, हमने 2000 रुपए के नोट को प्रिंट करना शुरू किया था, जिससे हम मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर पाए। और 500 और 1000 रुपीज के नोट्स को हमने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था। फिर बाद में नए 500 रुपीज के नोट को हमने इंट्रोड्यूस किया था, करेक्ट है। अब 2000 रुपए के जो नोट थे वो हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस तो किए, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय बाद आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को प्रिंट करना बंद कर दिया और यहाँ पे सर्कुलर इशू किया, जिसके पास भी 2000 रुपए के नोट है वो अपने नियर बाय बैंक में जाके उनको डिपॉजिट कर सकता है। तो यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि 98% 2000 रुपए की जो नोट है वो विड्रॉ, मतलब जो रिटर्न आ चुके हैं। ठीक है, 2000 रुपए के जो नोट है वो रिटर्न आ चुके हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, डन इतनी बातें। चलिए, अभी तक हमारे देश में 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है। एक बार 1946 में हुआ था, फिर 1978 में हुआ था, फिर 2016 में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, स्कीम फॉर राइटिंग बुक्स ओरिजिनली इन हिंदी ऑन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट, डिक्लेयर ऑफ द रिजल्ट फॉर द ईयर 22-23। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता था कि हम हिंदी भाषा को प्रमोट करें, और यहाँ पे जो भी व्यक्ति इकोनॉमी की फील्ड में, फाइनेंशियल सब्जेक्ट के मैटर पे, बैंकिंग मैटर पे कोई बुक लिखता है और यहाँ पे उस बुक को पब्लिश करता है, तो हम उसको अवार्ड देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे वो अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। द स्कीम इज एम्ड एट वर्किंग एंड रिटायर्ड प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेसर है, वर्किंग है या रिटायर है अलग अलग यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उनके लिए इस स्कीम को लाया गया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू इनकरेज एंड इनरिच हिंदी लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड बैंकिंग। अब यहाँ पे अवार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं। अंडर दिस स्कीम, वर्किंग और रिटायर्ड प्रोफेसर of Indian University are awarded 3 prizes, 1,25,000 rupees each for writing book originally in Hindi। वो भी आपको इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट में ये बुक लिखनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर विद्यानंद चौधरी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है इकोनॉमी एट जगन्नाथ नगर कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है झारखंड की अर्थव्यवस्था, जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $162 मिलियन का ग्रांट दिया है। किसको दिया है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को। क्यों दिया है? टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में टूरिज्म को या पर्यटन को बढ़ावा देगा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी एंड शिमला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, आप वापस से पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, Pension Fund Regulatory and Development Authority enhance NPS offering for the private sector by introducing a balanced life cycle fund। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने एनपीएस के बारे में, जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसके ऊपर जरूर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। एनपीएस में जो एम्प्लॉय होता है वो तो कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट करता है उतना ही यहाँ पे गवर्नमेंट भी उस फंड में कंट्रीब्यूट करती है। फिर एनपीएस जो फंड बनता है, उस एनपीएस फंड में आप चाहो तो जितना चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि आपको एन्युटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, या आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टमेंट कितना करना है, वो आपके ऊपर होता है। तो यहाँ पे बैलेंस लाइफ साइकिल फंड को इंट्रोड्यूस किया है किसने? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ये नया जो साइकिल फंड है ये क्या करेगा? बेसिकली बैलेंस लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा वो हम देखेंगे। अभी आप देखेंगे पेंशन दिवस पे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये जो बैलेंस लाइफ साइकिल फंड है वो मेंटेन करेगा इक्विटी अलोकेशन ऑफ अप टू 50% अंटिल द एज ऑफ 45, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी एज अप टू 25 है, ठीक है, अप टू, अगर आप देखेंगे अगर इक्विटी अलोकेशन की बात की जा रही है, तो अगर आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड को लेते हैं तो आप अपने जो भी आपका फंड है उसका 25% तक इन्वेस्टमेंट करो, रिमेनिंग आपका इक्विटी हो जाए, मतलब रिमेनिंग आपका जो होगा वो आपकी पेंशन फंड में बन जाएगा। मॉडरेट लाइफ साइकिल में आप 50% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एग्रेसिव लाइफ साइकिल में आप 75% तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और यहाँ पे नया फंड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है बैलेंस लाइफ साइकिल फंड, ठीक है। अब जब लाइफ साइकिल फंड होते हैं उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस इन्वेस्टिंग प्लान में जो होता है, असेट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपकी एज के अकॉर्डिंगली, आपकी एज के अकॉर्डिंगली। अगर हम पेंशन फंड के बारे में बात करें, इसका फॉर्मेशन 2003 में नई दिल्ली में हुआ था, दीपक मोहंती इसके चेयरमैन आपको मिल जाएंगे।
नेक्स्ट है फोन पे कोलैबोरेट विथ अ जार टू इंट्रोड्यूस डेली सेविंग इन डिजिटल गोल्ड। तो यहाँ पे फोन पे ने पार्टनरशिप की है जार के साथ और ये आपका एक माइक्रो सेविंग प्लेटफॉर्म है और इन्होंने लॉन्च किया है क्या, डिजिटल सेविंग ऑन इट्स एप्लीकेशन। मतलब कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा डिजिटल गोल्ड में। ठीक है, तो डेली सेविंग फीचर जो है उसमें क्या किया गया है, इसका एम है सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द डिजिटल गोल्ड। और इसमें यूजर जो है वो 24 कैरेट गोल्ड में, यहाँ पे 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए हर दिन कंट्रीब्यूट कर सकते हो डिजिटल गोल्ड में। जार इंटीग्रेट गोल्ड टेक सॉल्यूशन सिंप्लीफाई डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन अंडर 45 सेकेंड। ठीक है, फोन पे ग्रुप जो है वो इंडिया की लीडिंग फिनटेक कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 2016 मतलब इसका जो एप्लीकेशन है 2016 में आया था और फोन पे जो कंपनी बनी है वो 2015 में बेंगलुरु में बनी है। समीर निगम इसके सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है गूगल एंड मुथूट फाइनेंस पार्टनर टू ऑफर गोल्ड बैक लोन बाया गूगल पे। अब यहाँ पे गूगल पे से आपको क्या मिलेगा, अगर आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड को रखवाते हैं तो आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो ग्लोबल टेक जाइंट और टाइटन गूगल and has tied up with a Muthoot Finance to provide gold backed loan through its mobile payment service GPay। तो GPay से आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। The collaboration is offer loan with affordable interest rate and flexible uses option। These announcements were made by the company official at the 10th edition of Google for India event। तो Google for India event में ये फैसला लिया गया था। अब जब Google for India event हो ही रहा था तो इसमें AI असिस्टेंट जेमिनी लाइव भी अवेलेबल कराया गया है हिंदी में और बहुत जल्दी 8 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में भी इसको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई। इसके अलावा जो गूगल इंडिया के एमडी हैं जिनका नाम है रोमा दत्त चौबे, उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड का 11% जो गोल्ड है वो भारत के लोगों के घरों में इकट्ठा है। तो बिल्कुल वो यहाँ पे अपने उस गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा गूगल ने एंटर किया है एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट। किसके साथ किया है, तो ये एग्रीमेंट इन्होंने पहले अडानी ग्रुप के साथ भी कर चुके हैं और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्लीन एनर्जी जनरेशन इंडिया के लिए है। 2026 तक ये 186 मेगावाट के प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा गूगल का जो फिलैंथ्रोपी आर्म है google.org, ये भारत में एआई लिटरेसी को प्रमोट करेगा। जो अंडर सर्व कम्युनिटी है इंडिया की, उनको बेसिकली एआई के बारे में बात करेगा और $4 मिलियन का ग्रांट भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। अगर हम मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करें तो 1939 में इसका फॉर्मेशन कोची केरला में हुआ था। जॉर्ज जैकब मुथूट इसके चेयरमैन है और जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट इसके एमडी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ओवरसीज ब्रांचेस थी ओमान में, ठीक है, तो ओमान में उसने अपने बिजनेस को ट्रांसफर करने की बात की है। मतलब अब वो इस कंपनी को रन नहीं करेगा, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ओवरसीज जो ब्रांचेस है ओमान में उनको रन नहीं करेगा और अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको बैंक दोफर को ट्रांसफर कर रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है प्लान टू सेल इट्स ओमान ऑपरेशन टू बैंक दोफर एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी टू स्ट्रीमलाइन फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, इसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा अपने जो बिजनेस को चाइना में जो इसका बिजनेस था उसको और यहाँ पे त्रिदाद और टोबैगो में जो सब्सिडरी थी उसको भी सेल कर चुका है। ठीक है, बीओबी का बात करें तो 1908 में इसका फॉर्मेशन गुजरात में हुआ था। देवदत्त चंद्र इसके एमडी है। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। डन। चलिए नेक्स्ट है सेबी गिव्स इन प्रिंसिपल नोट टू जियोफिन ब्लैक रॉक फॉर म्यूचुअल फंड एंट्री। तो जियो को तो सभी जानते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विस जो कि जियो ग्रुप की एक सब्सिडरी है, एक ज्वाइंट वेंचर है। जियो फाइनेंशियल सर्विस एक ज्वाइंट वेंचर है ब्लैक रॉक का। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक टू एंटर द म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इसको एंट्री मिल चुकी है और इसके लिए सेबी ने इनको अप्रूवल दे दिया है। Next, Reserve Bank of India published research study titled Status of Digital Financial Literacy in the Lakshadweep Island। तो लक्षद्वीप आइलैंड में डिजिटल लिटरेसी कितनी है, ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, इस पर एक रिपोर्ट, एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय द आरबीआई बोटलनेक एंड वे फॉरवर्ड। तो इसमें डेटा में क्या मतलब डेटा सामने आया है, क्या हाइलाइट्स है वो हम देखेंगे। द स्टडी इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द 10 इनहैबिटेड लैंड इन द आइलैंड इन द लक्षद्वीप, जिससे हम प्रेजेंट स्टेटस क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, लिटरेसी क्या है, उसके बारे में डेटा को गैदर कर सकें। इसके जो की फाइंडिंग सामने आए हैं इसमें कहा है कि यहाँ पर इस सर्वे में आया है कि आइलैंड में जो लोग रह रहे हैं
वो बैंक डिपॉजिट अकाउंट, मतलब जनरली वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं. Not just access but uses the deposit account was higher with about 90% of the respondent reporting an operation of their account for the purpose of saving. इंटरनेट बैंकिंग उतना ज्यादा प्रिविलेंट नहीं है, उतने ज्यादा लोग यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को यूज नहीं कर रहे हैं. केवल 38% ही पॉपुलेशन है जो मोबाइल बैंकिंग को यूज कर रही है. ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है. नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक सर्वे कराया था, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, जिसमें यहाँ पे कुछ हाईलाइट सामने आए हैं कि टोटल एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अप टू 7.5% इन FY23. इसमें क्या क्या कहा गया है कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो 7.5% है. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि अभी लगभग 1.85 करोड़ लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे देश में काम कर रहे हैं. और अगर इसके जीबीए के बारे में बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडिड, तो अगर जीबीओ में आप देखेंगे तो जीबीए में टॉप पर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आपको मिल जाएगा. डन. चलिए नेक्स्ट, न्यू यूपीआई ऑटो पे रूल. No 24-hour pre-debit notification for these two UPI recurring payment. अब जैसे कि फास्ट ट्रैक वगैरह होता है, एनसीएमसी कार्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट फैसिलिटी ऑफर की जा रही है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट बैलेंस खत्म हो गया उसके बाद आपको मैसेज आ रहा है कि अपने अकाउंट को रिचार्ज करो. नहीं, आपने एक थ्रेशोल्ड सेट किया कि 100 रुपीज, 500 रुपीज, जितना भी है ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है. अगर इससे कम अगर मेरे अकाउंट में पैसा होता है तो मेरे अकाउंट से डायरेक्टली ये रिचार्ज हो जाए. तो ये फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की जा रही है. तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज अनाउंस्ड चेंजेस इन द यूपीआई ऑटो पे फ्रेमवर्क विद इमीडिएट इफेक्ट. Following this, auto replenishment of the National Electronic Toll Collection, मतलब फास्ट ट्रैक, रुपे, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी will no longer require the standard 24-hour pre-debit notification. This will allow for auto replenishment when the balance fall below the threshold level. ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है. अब यहाँ पे कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं. अगर हम बात करें अबाउट द एनपीसीआई, इसका फॉर्मेशन 2008 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था. दिलीप असबे इसके सीईओ हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय कुमार चौधरी. नेक्स्ट है यूपीआई, यूनिफाइड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, यूपीआई एंड आनी लिंक अप. यहाँ पे आनी या अनी जो है वो यूएई की एक मतलब यूएई जैसे इंडिया का यूपीआई है, वैसे आनी जो है वो यूएई का है. ठीक है, सिंपल सी बात है, फास्ट पेमेंट सिस्टम है. The Union Commerce Minister Piyush Goyal has informed that Indian and UAE government are working on interlinking of UPI of India and ANI of UAE. It will facilitate seamless cross-border transaction between these two countries, जिससे लगभग 3 मिलियन जो भारतीय यूएई में रहते हैं उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा. रिसेंटली जो 12th नंबर की मीटिंग हुई थी, इंडिया यूएई हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट मीटिंग मुंबई में, जिसको को चेयर किया था श्री पीयूष गोयल जी ने, तब ये फैसला लिया गया है. अब इस मीटिंग की शुरुआत 2017 में हुई थी. और कौन कौन से आउटकम्स निकल के आए हैं? और आउटकम्स ये निकले हैं कि यूएई जो है वो भारत में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के फूड पार्क में आने वाले 2 से 2.5 सालों में, मतलब 2 या 2.5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा. यूएई जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बन चुका है और यूएई का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में वो $3.35 बिलियन का इनका कमिटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा. इसके अलावा इंडिया ने इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस यूएई में ओपन किया है. इंडिया विल ओपन इट्स फर्स्ट इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस इन दुबई और सेकेंड जो ओवरसीज ऑफिस है वो सिंगापुर में इंडिया ओपन करने वाली है. ठीक है, आईआईएफटी कैंपस इन दुबई, यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है उसका कैंपस को पहला ओवरसीज कैंपस, पहली बार आईआईएफटी का ओवरसीज कैंपस मतलब देश के बाहर कैंपस दुबई में ओपन किया जाएगा. ठीक है, ये बात बोली गई है. इसके अलावा जो भारत मार्ट है उसका कंप्लीशन 2026 तक हो जाएगा. ये सारी बात यहाँ पे कही गई. इसके अलावा आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अपनी एक सब्सिडरी गिफ्ट सिटी गुजरात में स्टेब्लिश करेगी. डन. यूपीआई कब बना था? 11 अप्रैल 2016 में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था. नाउ बात करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग अक्टूबर 2024 हाइलाइट्स. ठीक है, हालांकि इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था लेकिन अभी हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं. लेकिन उसके पहले एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ. वो सारे फ्रेंड्स जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स के सेशन बड़े इंपॉर्टेंट है. ओके, इसके अलावा आप मॉर्निंग 9 AM पर भी मुझे करंट अफेयर्स में डेली फॉलो कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी और जिसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा गया 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम.
और रेपो रेट 6.5% आपको देखने को मिल जाएगी। इन्होंने जीडीपी भी जो प्रोजेक्ट की है वो FY25 के लिए 7.2% प्रोजेक्ट की है। अगर हम बात करते हैं महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, तो 4.5% आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा। एसडीएफ 6.25%, एमएसएफ 6.75% और बैंक रेट भी 6.75% है। ठीक है, डन। अब इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है, आरबीआई ने यूपीआई लिमिट को यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, यूपीआई लिमिट को कैसे चेंज किया वो भी हम देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस रिवाइज लिमिट फॉर पॉपुलर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन यूपीआई इंटरफेस। यहाँ पे जो यूपीआई वॉलेट हम रिचार्ज करते हैं, तो यूपीआई वॉलेट जो रिचार्ज लिमिट है उसको चेंज किया है। पहले वो 2000 रुपीज थी, इसको बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। और जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट थी 500 रुपीज, उसको भी बढ़ाकर 1000 रुपीज कर दिया गया है। इसके अलावा जो यूपीआई 123 पेमेंट है, उसमें भी जो आपकी ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपीज कर दी है। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो दिसंबर के मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी। यूपीआई 123 पे जो है, अगर इसके बारे में बात करें तो यूपीआई 123 को एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2022 मार्च 2022 में। और इसमें क्या होता है, यूपीआई 123 से पेमेंट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करें तो ये कमेटी जो है अंडर सेक्शन 45ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें 6 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। जिसको हेड कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर करते हैं, जिसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। रिसेंटली 3 जो नए मेंबर है जिन्होंने रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ज्वाइन किया है वो कौन कौन से हैं, एक तो राम सिंह है, आपका सुगाता भट्टाचार्य और नागेश कुमार आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट, IFC partner with Axis Bank for India's first blue loan of $500 million। अब ये ब्लू लोन क्या होता है, मतलब अगर आप वाटर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मरीन इकोसिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो उसे हम ब्लू लोन कहते हैं। ठीक है, तो आईएफसी ने पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ और $500 मिलियन ब्लू लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और इंडिया का ये पहला ब्लू फाइनेंशियल डील आपको देखने को मिल जाएगा। इस लोन का इस्तेमाल वाटर मैनेजमेंट, मरीन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। ठीक है, ब्लू लोन बेसिकली फोकस किस पे करेगा, वाटर मैनेजमेंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात हुई अबाउट द आईएफसी। आईएफसी का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका फॉर्मेशन 1956 वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, और ये आपका एक मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना इसका पर्पस होता है। और अजय बंगा आपको 14 नंबर के प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। नेक्स्ट है, यूपी रूरल वीमेन ड्राइव 27,000 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे एक डेटा पब्लिश किया गया कि सबसे ज्यादा जो रूरल इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन फीमेल्स ने किया है वो यूपी है। तो एंटरप्राइजिंग रूरल वीमेन इन यूपी वर्किंग एज द बीसी सखी हैव फैसिलिटेटेड 27,000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओवर द पास्ट 4.5 years। ये बात यहाँ पे मेंशन की है। तो बीसी सखी जो है उसमें यूपी में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान में यहाँ पर हुए हैं। अब यहाँ पे बीसी सखी क्या करती हैं, घर 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 जाती हैं, वहां पे लोगों को फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उनके बारे में बताती हैं, अकाउंट ओपन करने का काम करती है। ऑब्वियसली बात है उनको कमीशन भी मिलता है। तो यहाँ पे जो बीसी सखी है उन्होंने 75 करोड़ रुपीज का कमीशन भी अर्न किया है। ये जो बीसी सखी इनिशिएटिव है इसको 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, डन। और ये डोर टू डोर एसबीआई जैसे बैंक्स के प्रोडक्ट को बेचने का काम करती हैं। आईसीआईसीआई बैंक पार्टनर विद फोन पे टू ऑफर इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई। आईसीआईसीआई बैंक ने रिसेंटली यहाँ पे पार्टनरशिप की है फोन पे के साथ, और ये यूपीआई से आपको इंस्टेंट क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए अप टू 2 लाख रुपीस तक का क्रेडिट सपोर्ट मिल जाएगा, और आपके पास 45 डेज का समय होगा इसको रीपेमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है इसलिए इस ऑफर को लेकर आया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियन नेवी ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, बजाज आलियांज के साथ फॉर नेवल सिविलियन। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी को पता है 2024 को इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ नेवल सिविलियन। अब यहाँ पे जो नेवी के पर्सनल्स हैं उनकी बेटर लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बजाज आलियांज के साथ पार्टनरशिप की है। यहाँ पे कोई भी नेवल पर्सनल जो है वो बजाज आलियांज के साथ डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। कंप्लीटली वॉलंटरी इन नेचर है, कोई भी मैंडेटरी नेचर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू व्हाइट लेवल एटीएम लाइसेंस टू मुंबई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विस। तो लगभग एक डिके के बाद, लगभग 10 सालों के बाद व्हाइट लेबल एटीएम का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है बाय द आरबीआई। मुंबई बेस्ड एटीएम आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विस। ठीक है,
ये जो कंपनी है, ये क्या करती है, एटीएम्स वगैरह को आउटसोर्स करती है। कंपनी बेस्ड जो है वो मुंबई में है, ठीक है। EPS is privately owned ATM outsourcing company based in Mumbai, backed by the investor including the Apis Partner and Dutch Entrepreneurial Development Bank. ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में। तो यहाँ पे जब इस कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है तो आने वाले समय में ये 9000 व्हाइट लेबल एटीएम को इंस्टॉल करेगी, ये अनाउंसमेंट यहाँ पर कहा गया है। और ये 5th नंबर की कंपनी बन जाएगी जो कि व्हाइट लेबल एटीएम को ऑपरेट करेगी इंडिया में। इसके पहले टाटा कम्युनिकेशन जो इंडिकैश है वो हमारे देश की पहली व्हाइट लेबल एटीएम कंपनी है। इंडिकैश के बाद आपको इंडिया वन पेमेंट, हिताची पेमेंट और आपका बेकनगी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला जो हमारा व्हाइट लेबल एटीएम सेटअप किया गया था उसने इंडिकैश ने किया था। इंडिकैश ने किया था, कहां पर किया गया था, थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में किया था 2013 में। व्हाइट लेबल एटीएम वो होते हैं जिनको कोई प्राइवेट कंपनी सेटअप करती है, ओन करती है, ऑपरेट करती है, ठीक है। बेसिकली इनको सेटअप किया जाता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। वो सारे एरिया जहां पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि बैंक अगर हर एक एरिया में जाएगा वहां पे एटीएम को सेटअप करेगा तो उनकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी जगहों पे आपको व्हाइट लेबल एटीएम देखने को मिलते हैं जिनमें किसी बैंक का लोगो नहीं होता, जबकि उस पर्टिकुलर कंपनी का लोगो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप इंडी कैश देखोगे तो इंडी कैश में आपको टाटा का लोगो देखने को मिलेगा, ना कि किसी बैंक का। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ब्राउन लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम और नॉर्मल एटीएम में ऑलरेडी आपको डिफरेंस बताया हुआ है। अब वापस से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। State Bank of India lead committee recommended eliminating 18% GST on co-lending activity। अब co-lending activity क्या होती है, जैसे कि मेरी एक कंपनी है और मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मैं अलग अलग लेंडर्स के पास जाती हूँ। अब यहाँ पे किसी भी एक इंडिविजुअल लेंडर को कोई नुकसान ना हो तो इन लोग क्या करते हैं, 3 4 5 या 10 लेंडर मिलकर साथ में फाइनेंस करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, को लेंडिंग कहेंगे। तो को लेंडिंग में यहाँ पे जीएसटी 18% जीएसटी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो को लेंडिंग इज अरेंजमेंट where multiple lender partner to provide loan to the borrower. This help increase lending capacity। ऑब्वियसली बात है, जब ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे तो फंड आपको ज्यादा मिलेगा और रिस्क के चांसेस भी कम हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी को सेटअप किया था तो इंकरेज को लेंडिंग पार्टनरशिप बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड नॉन कमर्शियल फाइनेंशियल कंपनी। और यहाँ पे कमेटी ने रिकमेंड किया है कि जो जीएसटी लगता है उसको एलिमिनेट किया जाए आपके को लेंडिंग जो भी आपके लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। नो जीएसटी, कोई भी जीएसटी इंपोज ना किया जाए, ये बात यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट है डिजी लॉकर पार्टनर विथ उमंग एप्लीकेशन फॉर सीमलेस एक्सेस टू द गवर्नमेंट सर्विस। तो यहाँ पे डिजी लॉकर ने, जो कि एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्या करते हैं, अपने यूजफुल डेटा, अपने आईडी कार्ड वगैरह को अपलोड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो डिजी लॉकर एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इन्होंने उमंग एप्लीकेशन के साथ एक पार्टनरशिप की है टू इनहांस एक्सेस टू द वेरियस गवर्नमेंट सर्विस। डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया था, क्लियर है। अब उमंग एप्लीकेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं वो सारी आपको सिंगल प्लेटफॉर्म में मिलती हैं। अब कोई फॉर्म आता है, गवर्नमेंट की स्कीम आती है, आप उस फॉर्म को भरना चाहते हैं, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट, तो डायरेक्टली डिजी लॉकर से आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं। उमंग एप्लीकेशन को 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू अटेंड एफई बेस्ट बैंक अवार्ड, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने रिसेंटली चीफ गेस्ट के रूप में गई थी, कहां पर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस बेस्ट बैंक अवार्ड में। यहाँ पे जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है, जो हमारे एनबीएफसीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिनटेक कंपनीज हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। तो बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, वी वैद्यनाथन को मिला है, जो कि एमडी एंड सीईओ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। वही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिनेश कुमार खारा जी को मिला है, जो कि एक्स चेयरमैन रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। डन इतनी चीजें। द विनर आर चूजन बाय द इंडिपेंडेंट जूरी, जिसमें आपको कुछ मेंबर्स देखने को मिलेंगे और इस जूरी को चेयर कर रहे थे एस रामादोराई, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रहे हैं टीसीएस के, ठीक है। इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सिक्योर आरबीआई अप्रूवल एंड AD1 लाइसेंस टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेक्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब यहाँ पे ऑथोराइज डीलर के बारे में बात हो रही है। AD1 का मतलब होता है ऑथोराइज डीलर, लाइसेंस मिल चुका है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। और रिसेंटली ऑथोराइज डीलर का लाइसेंस आरबीआई ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया है। इसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो फॉरेक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, बोरोइंग कर सकता है फॉरेन करेंसी में, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, ठीक है। तो ये लाइसेंस मिल चुका है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन 2017 में बेंगलुरु में हुआ था। संजीव नौटियाल इसके एमडी और सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट।
बैंक ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूस स्पेशल बॉब उत्सव डिपॉजिट स्कीम फॉर द फेस्टिव सीजन। अभी दिवाली गई है, तो दिवाली के फेस्टिव सीजन पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्सव डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया था, जो कि 400 डेज का टर्म डिपॉजिट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी इंडिविजुअल अप टू 3 करोड़ रुपीज का डिपॉजिट कर सकते हैं। ये डिपॉजिट साइज है और इस पे फिर आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। 400 डेज का इंटरेस्ट कितना होगा, तो इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट 7.3% होगा फॉर द जनरल सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 7.8% का होगा, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 साल से ऊपर है उनके लिए 7.90% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा। देवदत्त चंद्र मैनेजिंग डायरेक्टर मिल जाएंगे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के। नेक्स्ट है नवी अचीव फिफ्थ स्पॉट इन यूपीआई रैंकिंग फॉर द सेकेंड टाइम। हमारे देश में कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं। टॉप पर चलता है फोन पे। फोन पे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सचिन वंसल जो कि फाउंडर हैं नवी के, तो नवी एक फिनटेक कंपनी है और ये आपको 5th नंबर के स्पॉट पे मिलेगी यूपीआई रैंकिंग में फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। नेक्स्ट है फोन पे लॉन्च न्यू प्लान फायर क्रैकर इंश्योरेंस फॉर द दिवाली। अभी दिवाली थी, तो दिवाली में फोन पे ने क्या किया था, टाई अप किया था बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ और अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रही थी अगेंस्ट द फायर क्रैकर रिलेटेड एक्सीडेंट्स। दिवाली में कई बार फटाकों की वजह से आग वगैरह लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफर कर रहा था फोन पे और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। और यहाँ पे जो इंश्योरेंस था वो 25,000 रुपीज का था फॉर द पीरियड ऑफ 9 डेज ओनली। ठीक है, 10 डेज के लिए था, मतलब 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपको ये देखने को मिल रहा था। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल कराई गई थी। फोन पे अगर बात करें तो फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस के जो सीईओ है उनका नाम विशाल गुप्ता है। नेक्स्ट है आरबीआई ने टाटा कैपिटल एंड टाटा मोटर फाइनेंस के मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द मर्जर बिटवीन द टाटा कैपिटल विच इज नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द टाटा मोटर फाइनेंस। और ये आपकी 12th नंबर की लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बन गई है इस मर्जर के बाद, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आरबीआई ने यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट है एरिक्सन। एरिक्सन विंस मल्टी बिलियन डॉलर 5G इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द भारती एयरटेल। एरिक्सन हम सभी को पता है कि स्वीडन की एक टेलीकॉम गियर मेकर कंपनी है। तो यहाँ पे भारती एयरटेल ने एरिक्सन के साथ 5G इक्विपमेंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि लगभग 3.6 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है एसबीआई प्लान टू इनहांस थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर द इंस्टेंट लोन स्कीम ऑफ एमएसएमई सेक्टर। आप लोगों को पता है कि एमएसएमई सहज करके एसबीआई का एक प्लान है जो कि एमएसएमई को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। अब इसको यहाँ पे इन्होंने रिवैम्प किया है और लिमिट को चेंज किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लान टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ इट्स इंस्टेंट पेमेंट लोन scheme for MSME sector from the current limit of the 5 crore rupees to enhance the credit ability। तो ये एमएसएमई सहज एंड टू एंड डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग है, जो कि आपको 15 मिनट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको लोन प्रोवाइड करती है। किसी भी एमएसएम मतलब किसी भी ब्रांच से, एमएसएमई ब्रांच से आपको लोन मिल जाता है विद इन 15 टू 45 मिनट्स। ठीक है, डन इतनी चीजें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एसबीआई एक्सटेंड अमृत कलश एंड अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम टू द मार्च 31, 2025। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अमृत कलश और जो अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम है इसको 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। पहले ही 30 ऑफ सितंबर 2024 को खत्म हो रही थी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अमृत कलश के बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। ये बेसिकली 400 डेज का आपको फिक्स डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड करता है। अमृत वृष्टि जो स्कीम है वो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, जिसको 15 जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था और ये 444 डेज का आपको फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड करती है। अमृत कलश में अगर आप देखेंगे तो 400 डेज के लिए जो आपका इंटरेस्ट है, 400 डेज के लिए आपका इंटरेस्ट 7.10 आपको मिल जाएगा। वही अमृत वृष्टि जो है वो 7.25% इंटरेस्ट आपको ऑफर करती है। अगर एसबीआई के रिलेटेड और भी न्यूज आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर मिल जाएगा, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो। एसबीआई की जो अलग अलग फर्म्स है जैसे कि एसबीआई कैपिटल मार्केट, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई सीएफओ, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, उनके कौन कौन से पर्सन यहाँ पे मतलब सीईओ हैं या फिर आपके हेड है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। एसबीआई का फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, सीएस शेट्टी इसके चेयरमैन है और राणा आशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी कुमार तिवारी, आलोक कुमार चौधरी और विनय एम तोनसे ये आपको मैनेजिंग डायरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट अभी जिनको नहीं पता पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइएगा, मैगजीन वाले सेक्शन में, तो आपको इसकी मैगजीन मिल जाएगी। वहां से आप उसको इजीली डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अक्टूबर 1 की सारी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज को कवर किया गया है।
नेक्स्ट है आबू धाबी वर्ल्ड रिचेस्ट इन द टर्म ऑफ सोवरियन वेल्थ फंड। तो यहाँ पे अक्टूबर 2024 में ग्लोबल सोवरियन वेल्थ फंड सबसे ज्यादा किसके पास है? आबू धाबी के पास है। ऑब्वियस सी बात है, उनके पास रिच रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, नेचुरल गैसेज है, इसलिए वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री सोवरियन वेल्थ फंड में कौन है? आबू धाबी है। आबू धाबी का जो है वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर इनके पास अपना सोवरियन वेल्थ फंड आपको देखने को मिल जाएगा। आबू धाबी के बाद ओस्लो है, फिर बीजिंग है, सिंगापुर है, रियाद है और हांगकांग आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। सोवरियन वेल्थ फंड वो होता है जो स्टेट ओन फंड होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट या वहां की गवर्नमेंट के पास जो फंड होता है, जो वो कलेक्ट करती है आपके रिसोर्सेज से। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च न्यू लोन सेंटर अक्रॉस इंडिया, इंट्रोड्यूसिंग हेरिटेज थीम्ड एटीएम इन चेन्नई। तो पब्लिक सेक्टर लेंडर है जिसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक। इन्होंने 8 न्यू रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर को अक्रॉस इंडिया एस्टैब्लिश किया है और एक फिजिकल रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर को चेन्नई में भी ओपन किया है। 7 अदर जो है वो वर्चुअली आपको बैंगलोर, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर रिटेल कस्टमर। इसके अलावा एक हेरिटेज थीम्ड एटीएम को भी लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया है? डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई में। ठीक है, ये जो एटीएम डिजाइन है वो हिस्टोरिक विक्टोरियन एरा को इंडिकेट करता है। फिर यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक का फॉर्मेशन 1936 में हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव है और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिड्यूस मैक्सिमम एज लिमिट फॉर न्यू इंडोमेंट प्लान टू 50 ईयर टू फ्रॉम द 55 ईयर। अब यहाँ पे इंडोमेंट प्लान क्या होता है? ये आपको सेविंग अपॉर्चुनिटी भी देता है और आपका सिक्योरिटी और लाइफ कवरेज भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो इनका इंडोमेंट प्लान है उसके लिए एज को कम कर दिया है, 55 साल से 50 साल कर दिया गया है मैक्सिमम एज लिमिट को, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में आ गई है। This revised product is the LIC New Endowment Plan 914, a participating endowment plan that offer a dual benefit of the protection and saving. इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है वो 8 साल की उम्र है। ठीक है, इसमें डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। एवरेज जो प्रीमियम रेट है प्रोडक्ट का वो 8 to 10% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडोमेंट प्लान क्या होते हैं, तो इंडोमेंट प्लान वो होते हैं जो आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होते हैं, जो आपको लाइफ कवर के साथ साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर इनकेस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो लमसम अमाउंट तो मिलता है, और जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तब भी आपको लमसम अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए दिवाली गिफ्ट दिया था और दिवाली गिफ्ट में 3% आपका डीए हाइक किया है। कुछ समय पहले आप देखेंगे कि 46% से 4% डीए हाइक करके 50% किया था। अभी 3% डीए हाइक करके इसको 53% कर दिया है। तो सेंटर हैज अनाउंस 3% डीए हाइक फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर, ब्रिंगिंग इट टू द 53% ऑफ द बेसिक पे। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक ने पहला सिंगापुर में अपना ब्रांच ओपन किया है, मतलब अपने ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सपांड कर रहा है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने ओपन की है अपनी पहली ब्रांच सिंगापुर में एज अ पार्ट ऑफ इस स्ट्रेटजी टू एक्सपांड इट इंटरनेशनल ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे राकेश सिंह जी जो कि ग्रुप हेड है इंटरनेशनल बैंकिंग के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। डन, इतनी चीजें। बाकी सब एचडीएफसी बैंक के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसकी कई सारी ओवरसीज ब्रांच आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ग्रीन लाइट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 24.91% एक्विजिशन इन द फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है किसको? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाज एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। मतलब सेंट्रल बैंक फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में 24.91% स्टेक्स को एक्वायर कर रहा है। अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो 1911 में इसका फॉर्मेशन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मातम वेंकटा राव है। और फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2006 में बनी थी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर आपको इसका मिल जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट किया फॉर FY25, इट इज 7%। नेक्स्ट आता है अदर पूनावाला, इन्होंने 50% स्टैक को एक्वायर कर लिया है करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन है उसमें। ठीक है, अदर पूनावाला जो है वो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट आता है आरबीआई का सर्वे। So India's software service export rise to the $205 billion in 23-24 according to the RBI survey। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया है जिसमें कहा है कि हमारा जो टोटल सॉफ्टवेयर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों में, वो इंक्रीज हो चुका है। पहले $200 बिलियन था, बढ़कर कितना हो गया है? $205 बिलियन हो गया है।
ये बात इसमें मेंशन की गई है। इसके अलावा यूएसए जो है वो लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 54% यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यूरोपियन यूनियन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद म्यूजो, उन्होंने यूपीआई पेमेंट सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है मालदीव में टू बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और यहाँ पे जो ट्रेड नेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो यहाँ पे अलग अलग टेलीकॉम और फिनटेक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके यूपीआई को इंटीग्रेट करेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें मालदीव के बारे में तो इसकी कैपिटल माले आपको मिल जाएगी। इंडियन ओशन में एक आइलैंड नेशन आपको मिल जाएगा जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देवी और इंग्लिश देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है New Wise, India's fastest growing debt recovery solution provider, has launched the country first generative AI powered debt collection tool. मतलब आपने लोन लिया है तो आपको लोन चुकाना भी पड़ेगा, तो डेट कलेक्शन टूल जो कि एआई बेस्ड है वो न्यू वाइस ने लॉन्च किया है और ये इंडिया का पहला एआई बेस्ड एआई पावर्ड डेट कलेक्शन टूल आपको देखने को मिल जाएगा। विद द डेट ऑफ द न्यू बोर्ड, अ वॉइस बेस्ड डेट कलेक्शन असिस्टेंट, अ न्यू साइट एंड द एआई कॉल एनालिटिकल टूल, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आईएमएफ। आईएमएफ ने भी इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट किया है 7% फॉर द FY25 और 6.5% फॉर FY26। ठीक है, आईएमएफ हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, जिसका टाइटल है पॉलिसी पाइवॉट राइजिंग थ्रेट। इसमें क्या कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 26-27 से 23-31 के बीच में 6.5% से ग्रोथ करेगी। इसके अलावा वर्ल्ड की इकोनॉमी भी इन्होंने फोरकास्ट की है 3.2% इन 2024 एंड 2025। आईएमएफ का फॉर्मेशन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद 1944 में हुआ था। 189 इसके मेंबर है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर 5 सालों के लिए अपॉइंट हुई है क्रिस्टिलियाना जॉर्जीवा। रिपोर्ट जो आईएमएफ इशू करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है और फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेओ के बारे में। फ्रेओ एक डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जिसने इरडई का एक लाइसेंस सिक्योर किया है टू एक्सपांड इंश्योरेंस ऑफरिंग। अब यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्रायो फ्रायो एक डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, उसको एक कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस दिया है। मतलब यहाँ पर वो अपना जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको कस्टमाइज कर सकता है और अपने यूजर को बेच सकता है। तो 25 मिलियन यूजर्स को इससे फायदा होगा कस्टमाइज इंश्योरेंस पॉलिसी से। ठीक है, फ्रेयो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आप इसका जो को फाउंडर है उनका नाम क्या है, कुणाल वर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ चीफ जनरल मैनेजर पोजीशन इन द नेशनलाइज्ड बैंक। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि लगातार बैंकों की ब्रांच बढ़ते जा रही है तो हमें यहाँ पे और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है चीफ जनरल मैनेजर पोजीशन की। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा है कि जो चीफ जनरल पोस्ट है वो 5 एडिशनल नेशनलाइज्ड बैंक में क्रिएट की जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक, ये जो 5 नेशनलाइज्ड बैंक है इनमें क्रिएट की जाएगी नई वैकेंसी चीफ जनरल मैनेजर की। और एग्जिस्टिंग जो आपके 6 बैंक्स हैं जिनमें ऑलरेडी सेंट्रल जनरल मैनेजर की पोस्ट है उनको एक्सपांड किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। विद दिस रिवीजन द टोटल नंबर ऑफ सीजीएम पोस्ट इन ऑल द 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम द 80 टू 144। ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $434 मिलियन का लोन दिया है आसाम गवर्नमेंट को फॉर 500 मेगावाट सोलर प्लांट। तो एक सोलर ग्रिड को तैयार किया जाएगा असम में जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट की होगी, जिसके लिए $434 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। अब इसके लिए यहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, मतलब इस स्टोरेज फैसिलिटी को, सोलर स्टोरेज फैसिलिटी को कौन डेवलप करेगा, तो एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, इसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे आरबीआई अपडेट अलर्ट लिस्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हर बार यहाँ पे आरबीआई एक लिस्ट पब्लिश करती है जिसमें वो कुछ ऐसी कंपनीज या ऐसे एप्लीकेशंस के नाम पब्लिश करती है जो कि अलर्ट लिस्ट में है, मतलब अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 13 नई एंट्री की है आरबीआई ने, टोटल नंबर ऑफ एंट्री हो चुकी है 88 अंडर द फेमा एक्ट। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर। यहाँ पर आरबीआई ने 13 नई एंट्री की है और टोटल नंबर ऑफ एंट्री 88 हो गई है जो कि अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिनमें आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी जिसमें एक ग्रो लाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफसी लिमिटेड गेट अप्रूवल टू ऑपरेट फ्रॉम द गिफ्ट सिटी। तो पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की और इसको अप्रूवल मिल चुका है कि गिफ्ट सिटी गुजरात में
वो ऑपरेट कर सकती है। अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, और ये पहली फाइनेंस कंपनी बन जाएगी जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में काम करेगी एज अ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसका काम क्या होगा? पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम IFSCA के बारे में बात करें तो 27 अप्रैल 2020 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर गुजरात में है। चेयरमैन का नाम है श्री के राजारमन। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च स्कॉलरशिप स्कीम। ये लास्ट न्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है फॉर फैकल्टी मेंबर ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जो यूजीसी या फिर AICTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया है फैकल्टी मेंबर्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, जिसमें एप्लीकेंट मस्ट बी बिलो द 55 ईयर ऑफ एज, मतलब जो भी एप्लीकेंट है, जो भी फैकल्टी, उनकी एज 55 साल से कम होनी चाहिए। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे जो भी फैकल्टी है उनका CV शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि आपने कितने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करने के लिए आपको यहाँ पे फंड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लोग सिलेक्ट होंगे उनको मंथली 50,000 रुपीज स्कॉलरशिप दी जाएगी और एडिशनली 2 लाख रुपए दिया जाएगा अगर आपका जो रिसर्च पेपर है वो एक्सेप्ट होता है। आपने रिसर्च किया, रिसर्च करने के लिए 50,000 रुपए, अगर आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तो एडिशनल 2 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। और मैक्सिमम किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी फैकल्टी को 5 स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। और इस स्कीम को मैनेज कौन करेगा? इस स्कीम को मैनेज करेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च। क्लियर है? तो ये आपकी अक्टूबर मंथ की सभी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज हो गई है। इसकी PDF आप ले लीजिएगा। तो काफी सारी न्यूज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। टेक केयर।